हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो लेके आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नीति निर्देशक तत्व उंगलियों पर याद हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 में। तो सही आंसर होगा ए। कौन से भाग में? भाग 4 में किया गया है। दूसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो वर्णन है या उल्लेख किया गया है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वो भाग 4 में किया गया है। और किन अनुच्छेदों के बीच में किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है 36 से लेके और 51 के बीच में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36 और 51 अनुच्छेद के बीच में। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक के बीच में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें डीपीएसपी बोलते हैं उनका वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न है, डीपीएसपी के बारे में किसने कहा था कि यह लोक कल्याण के लिए हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे? तो दोस्तों यहां पे बात हुई है लोकतंत्र की यानी लोक कल्याण की। तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने हमेशा लोक कल्याण की बात की थी और यहाँ पर भी लोक कल्याण की बात की गई है। और लोक कल्याण कैसे होगा? वो लोक कल्याण होगा आर्थिक रूप से और सामाजिक लोकतंत्र। जब हमारे समाज में जब आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र होगा तो लोगों का लोक कल्याण अपने आप स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये किसकी यानी लोक कल्याण के बारे में किसने बात की थी? तो लोक कल्याण के बारे में जो बात की थी वह की थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो जो डीपीएसपी के बारे में जो बात की है वो बात की है भीमराव अंबेडकर ने। तो सही आंसर होगा ए। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, किसने डीपीएसपी के बारे में कहा था कि यह बैंक के उस चेक के समान है जिसमें बैंक खुद अपनी मर्जी से पैसा देती है? यानी जो डीपीएसपी है जो उस चेक के समान है जो बैंक है वो अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से पैसा देती है। तो यहाँ पे बैंक की बात की गई है। तो बैंक में क्या होता है? जैसे एटीएम भी बैंक से रिलेटेड है। ऐसे ही यहाँ पे है केटी साहा है, यहाँ ये इनकी थोड़ी राइमिंग बन रही है एटीएम से। तो सही आंसर होगा ए। क्या नाम है उनका? केटी साह। इन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपी है वह उस चेक के समान है जिससे क्या होता है बैंक अपनी मर्जी से पैसा देती है। तो यहाँ पे बैंक शब्द यूज हुआ है और बैंक एटीएम में भी बैंक यूज होता है शब्द। तो एटीएम से ही रिलेटेड है केटी साहा, एटी और केटी ऐसे करके। तो इसे आसानी से याद हो जाएगा। अब जब भी ये प्रश्न आएगा कि बैंक और चेक से रिलेटेड ये किसका कथन है तो आप आराम से कर सकते हैं केटी साहा। अगला प्रश्न है, डीपीएसपी की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। किसके देश से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो सही आंसर है सी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों जो राज्य की परिभाषा दी गई है वह दी गई है अनुच्छेद 36 में। तो सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 36। 7वां प्रश्न है, अनुच्छेद 37 में किसे परिभाषित किया गया है? जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका अनुच्छेद 37 है। तो 37 में किसे परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों जो 37 में परिभाषित किया गया है वह परिभाषित किया गया है कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और बाध्य योग्य नहीं है। यानी कि उनके लिए आप यानी इन्हें लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो सही आंसर क्या है? सी, डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय या बाध्य योग्य नहीं है। 8वां प्रश्न है, अनुच्छेद 38 में किसे परिभाषित किया गया है? यानी अनुच्छेद 38 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उसे किसे प्रभावित किया गया है? तो जो दोस्तों जो अनुच्छेद 38 है उसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि
किसकी? लोक कल्याण की अभिवृद्धि को परिभाषित किया गया है। अब दोस्तों लोगों का कल्याण कब होगा? जब हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल जाएगा लोगों को। जब लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल जाएगा हमारे समाज में, तो स्वाभाविक है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि हो जाएगी। तो ये जो अनुच्छेद 38 है वो इसी से रिलेटेड है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो बी और सी दोनों। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों। तो अनुच्छेद 38 में दोस्तों क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। और लोगों का कल्याण कब होगा? तो लोगों का कल्याण होगा जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा समाज में। तो हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याण और सामाजिक, आर्थिक न्याय। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों जो स्त्री और पुरुष जब किसी फैक्ट्री में या कहीं भी किसी भी कह सकते हैं किसी भी व्यवसाय में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जब कार्य करें, तो उनके समान कार्य के लिए समान वेतन की जो अवधारणा है वह किस अनुच्छेद में है? तो इसके लिए दोस्त जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 39। कौन सा अनुच्छेद? 39। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में दोस्तों स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी यदि वो एक जैसा कार्य करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में है, जो पुरुष कार्य करते हैं वही महिलाएं कार्य करती हैं, तो उन्हें वहां पर समान वेतन दिया जाता है। तो आप वहां से याद कर सकते हैं कि कहां से? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की जो अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता की अवधारणा किस अनुच्छेद से ली गई है? अब दोस्तों यहाँ समान न्याय की बात की गई है, यानी जब स्त्री और पुरुष दोनों लोगों को जब पैसा समान मिलेगा, मतलब वहां कह रहे हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो उन्हें समान न्याय की भी जरूरत होगी। और जब समान न्याय की जरूरत होगी तो उन्हें किसी न्यायालय में जाके निशुल्क विधिक सहायता की भी जरूरत होगी। जैसे स्त्री पुरुष में अक्सर झगड़ा हो जाता है तो वो किसी न्यायालय में जाते हैं, वाद विवाद हो जाता है, तो वहां पे भी क्या है कि उन्हें निशुल्क विधिक सहायता मिले। तो ये अनुच्छेद मतलब राज्य के नीति निर्देश तत्वों में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों जैसे स्त्री पुरुष के लिए जो समान कार्य के लिए जो समान वेतन की अवधारणा थी वो किस में थी? तो वो थी अनुच्छेद 39 में। और यहाँ पे ये किस में आ जाएगी? समान न्याय की और समान जो विधिक सहायता के लिए, तो ये आ जाएगी 29 के काम है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 के काम है। तो 39 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 39 में है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन 39 के काम में क्या है? समान न्याय, और न्याय के लिए क्या होगा? निशुल्क विधिक सहायता। न्यायालय में तुम्हें समान न्याय तभी तो मिल सकता है जब वहां पे तुम्हारे लिए कोई वकील यानी विधिक सहायता मिल जाए या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हमें न्यायालय की विधिक सहायता की जरूरत पड़ेगी, वहां आएगा 39 का। और जहां समान वेतन की बात की जाएगी स्त्री पुरुष के लिए, वहां आएगा अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का संगठन का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि जो हमारी ग्राम पंचायत का जो संगठन है वो 40 गांव से मिलकर बना है, यानी हमारी ग्राम पंचायत में 40 गांव हैं। तो मैं वहां से इसे याद रखता हूं कि ग्राम पंचायतों का जो संगठन है उसके गठन के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो वह किया गया है अनुच्छेद 40 में। तो सही आंसर है बी, अनुच्छेद 40। 12वां प्रश्न है, अनुच्छेद 41 में किसे परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 41 की बात की गई है, तो दोस्तों इसे अनुच्छेद 40 से रिलेट करते हैं। जैसे जब अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का, और ग्राम पंचायत काफी बड़ी है, वहां पे 40 गांव हैं, तो जब दोस्तों इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होगी तो वहां पे बुजुर्ग भी होंगे, कुछ विधवाएं भी होंगी और दिव्यांग जन भी होंगे। तो उनकी सहायता के लिए, उनके भरण पोषण के लिए क्या है, सरकार को कुछ योजनाएं भी बनानी पड़ेंगी, ग्राम पंचायत को कुछ योजनाएं भी बनानी पड़ेंगी। तो वही बात की गई है अनुच्छेद 41 में। तो 40 और 41 को आप एक साथ याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? 40 में क्या है? ग्राम पंचायत के संगठन का गठन, और 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। किनकी सरकारी सहायता? वृद्ध पेंशन, वृद्धा पेंशन
और विधवा पेंशन और दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 42 में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यानी जो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। दोस्तों आगे के जो ऑप्शन है उसमें यही बताया गया, यानी काम की न्याय संगत। तो काम न्याय संगत कार्य का अर्थ क्या है? उस व्यक्ति के लायक काम दिया जाए जो कामगार है, यानी कोई व्यक्ति जैसे एजुकेटर है या पढ़ने वाला है तो उसे पढ़ाई से ही संबंधित कार्य दिया जाए, या कोई किसान है तो उसे किसान से संबंधित ही कार्य दिया जाए, उसे कहते हैं न्याय संगत कार्य। उसे अब उसके जो कार्य है काम का न्याय संगत होना, यानी जो उसका काम है उसके साथ न्याय किया जाए। दूसरा ऑप्शन है जो सी है, मानवोचित दशाओं के अनुसार। तो मानवोचित जो दशाएं हैं उसके अनुसार का अर्थ है उसके स्वास्थ्य के अनुसार कार्य दिया जाए, यानी अगर कोई व्यक्ति है जैसे वो बुजुर्ग है तो उस बुजुर्ग के हिसाब से उसे कार्य दिया जाए, अगर कोई युवा है तो युवा के हिसाब से कार्य दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है 60-65 साल का और उसे ऐसा कार्य दे दिया जाए कि तुम्हें 50 किलो का जो बोरा है आलू का वो उठा के डालने कोल्ड वगैरह से वहां से, तो ऐसे कार्य ना दिए जाएं। वहां कार्य किसको दिया जाए? जो युवा है उसे कहते हैं मानवोचित दशा। अगला प्रश्न है, कामगारों के निर्वाह मजदूरी का प्रबंध की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? जो कामगार होते हैं उनके जीवन निर्वाह के लिए जो मजदूरी का प्रबंध है उसकी अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है अनुच्छेद 43 में। कितने में? 43 में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43। 15वां प्रश्न है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसे याद करने की ट्रिक है, समान सिविल संहिता का मतलब क्या है कि हम किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, सबके लिए समान सिविल संहिताएं हों। तो जैसे हिंदू मुस्लिम सबके लिए जब समान हो तो यानी दोनों चीज समान समान हो, सबके लिए समान। तो हम देखते हैं यहाँ इस अनुच्छेद में दोनों अंक समान है। जब हम समान सिविल संहिता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों चीज क्या है? समान है। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 क्या करता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान हो। 16वां प्रश्न है, अनुच्छेद 45 में क्या उपबंध किए गए हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 45 को याद करने की ट्रिक है कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी आयु कितनी है? 45 वर्ष है, तो उसके संभवतः 2 बच्चे होंगे और एक बच्चे की आयु कितनी रही होगी? लगभग अप्रोक्सीमेट याद करने की ट्रिक है, इसे अन्यथा ना लें। तो एक बच्चे की जो आयु होगी वो होगी 6 से 14 साल के बीच में, और जो दूसरा बच्चा होगा उसकी आयु संभवतः होगी 0 से 6 साल के बीच में। तो ये दोनों ही आंसर होंगे। ये ट्रिक है बस याद करने की, और कुछ भी नहीं है। तो अनुच्छेद 45 किससे रिलेटेड है? 0 से 6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा का उपबंध है इसमें, और 6 से 14 साल के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। तो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब अनुच्छेद 45 जैसे ही आएगा तो आप 45 वर्ष के किसी व्यक्ति की तुलना करेंगे और उसके बच्चों से इसकी तुलना कर देंगे, तो ये आपको आसानी से याद बना रहे। 17वां प्रश्न है, अनुच्छेद 46 में किसे परिभाषित किया गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 46 में परिभाषित किया गया है, इसे अनुच्छेद 40 से रिलेट करते हैं। हमारे जो गांव की ग्राम पंचायत का जो संगठन है वो 40 गांव से मिलकर बना है, और दोस्तों हमारे उन 40 गांव में 46 जातियां रहती हैं। 46 जातियों में कौन रहते हैं? एससी रहते हैं, एसटी रहते हैं और ओबीसी रहते हैं। तो उनमें क्या है, उनकी शिक्षा कैसे आगे, शिक्षा में कैसे अभिवृद्धि हो, उनके धन में कैसे अभिवृद्धि हो जो उनकी आय है, और अन्य संबंधी हितों में अभिवृद्धि कैसे हो। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो है ऑप्शन नंबर 1, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, यानी जनजातियों बोल दे तो एसटी, अनुसूचित जातियां तो ये एससी, और अन्य पिछड़ा वर्ग इसे हम क्या कहते हैं? ओबीसी। इनकी शिक्षा, धन और अन्य संबंधी हितों में अभिवृद्धि हो। तो 46 का मतलब क्या है? 46 का मतलब है जातियों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? जातियों से रिलेटेड।
तो जब हम जैसे ही 46 आएगा, अनुच्छेद 46, तो हम जातियों की करेंगे, और जातियों से रिलेटेड क्या है, वो 40 गांव। तो यहाँ पे हमारे 2 अनुच्छेद हैं वो अच्छे से हो जाएंगे। 46 मतलब जाति, जैसे ही हमारे दिमाग में जाति शब्द आएगा तो वहाँ SC ST और OBC की शिक्षा, धन और अन्य संबंधी जो अभिवृद्धि है, हितों की जो अभिवृद्धि है, उससे रिलेटेड आ जाएगा। तो 46 का जो याद करने की ट्रिक है, 46 मतलब जातियां से संबंधित। 18वां प्रश्न है, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों जैसे ही हम पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन में क्या क्या आते हैं? पशुपालन में एक तो भैंस आती है और गाय आती है। दोस्तों हमारे यहाँ भैंस और गाय एवरेज 48,000 के आसपास आती है। बस याद करने की ट्रिक है, आपके यहाँ हो सकता है महंगी आती हो, लेकिन हमारे यहाँ जो गाय और भैंस हैं वो एवरेज, ऊपर नीचे भी होता है लेकिन एवरेज कितने की आती हैं? तो वो 48,000 रुपये की आती है। तो मैंने इसे ऐसे याद रखा है कि जो पशुपालन और कृषि को जो बढ़ावा से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद है 48। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48। अब दोस्तों जब पशुपालन से संबंधित क्या है, गाय और भैंस, कृषि कैसे होगी? जो इन्हीं के बछड़े होते हैं, गाय और भैंसों के जो बछड़े होते हैं उनसे ही कृषि की जाती है। तो कृषि और पशुपालन दोनों को जब बढ़ावा मिलेगा तो वह किस अनुच्छेद के तहत मिलेगा? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 48। और 48 कैसे याद रखना है? जैसे ही पशुपालन की बात आएगी तो पशुपालन के लिए गाय और भैंस जरूरी हैं, और वो मेरे यहाँ एवरेज कितने की आती हैं? तो वो मेरे यहाँ आती हैं एवरेज 48,000 रुपए की। तो अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा राज्यों का कर्तव्य होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों जब हम जीवों को पालेंगे, गाय भैंस को पालेंगे, तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे गोबर होगा, उससे कंपोस्ट खाद बनेगी, तो उससे जो यूरिया और जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग कम होगा, तो उससे पर्यावरण को भी रक्षा होगी, उससे पर्यावरण की रक्षा होगी, साथ ही साथ वन्य जीवों की भी रक्षा होगी। और दोस्तों ये किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है। यह किस चीज में, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो हमने अभी बात की कि पर्यावरण की और अन्य जीवों की रक्षा कैसे होगी, जब हम कंपोस्ट खाद बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? कंपोस्ट खाद बना देंगे। और ये कैसे बनेगा? जब पशुपालन होगा, और पशुपालन किससे रिलेटेड है? गाय भैंसों से। गाय भैंस कितने रुपए की आती हैं? एवरेज 48,000 की। तो अनुच्छेद 48 से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48। 48 पशुपालन और कृषियों की, और 48 का है जो वो पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के धरोहर, इमारत और पुरातत्व का संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया? दोस्तों जो राष्ट्रीय महत्व की धरोहर है, जैसे मेरे जो घर है वहां से जो आगरा है वो 49 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों जो आगरा शहर है, आगरा में विश्व धरोहर भी हैं राष्ट्रीय महत्व की, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, एतमौद्दौला का मकबरा है, सिकंदरा का मकबरा है, फतेहपुर सीकरी है। तो ये सब राष्ट्रीय महत्व की धरोहरें हैं, इमारतें हैं। पुरातत्व विभाग के तहत इनका संरक्षण भी किया जाता है, और ये सब जिम्मेदारी दोस्तों राज्य सरकार की है। लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो वो अनुच्छेद में वर्णित हैं 49। याद करने की ट्रिक ये है कि मेरे घर से जो आगरा शहर पड़ता है वो कितने किलोमीटर पड़ता है? 49 किलोमीटर। और आगरा में ये सारी चीजें हैं, विश्व धरोहर भी है, इमारतें हैं, पुरातत्व संरक्षण संबंधी कुछ इमारतें भी हैं। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ए, अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए राज्यों को उचित कदम उठाने चाहिए। यानी जो पोषाहार, जो पोषण हम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके लिए, और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, तथा जो लोक स्वास्थ्य है, यानी सारे जो लोगों का, जो समाज का जो स्वास्थ्य है उसके सुधार करने के लिए राज्यों को उचित कदम उठाने चाहिए। जैसे कौन से? जैसे राशन की व्यवस्था करनी चाहिए, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैसे कुछ लोग नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, और शराबबंदी पर रोक लगानी चाहिए। इन सारे कार्य करने का जो कर्तव्य है वो राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार ऐसा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन करती है। तो ये चीज किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 47।
अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है पोषाहार, तो यहाँ पे जो सा शब्द है इस पे बल दिया जा रहा है। यहाँ भी जो जीवन स्तर है यहाँ पे भी सा पे जोर दिया जा रहा है। अगर हम आगे भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखो, जैसे राशन यहाँ पे भी सा आ रहा है, नशीली दवाओं में यहाँ पे भी सा आ रहा है। जहां तक कि हम इसमें भी बात करें प्रतिबंध या शराबबंदी, तो यहाँ पर भी सा का इस्तेमाल हो रहा है। तो सा से मतलब क्या है 7। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 47। तो अनुच्छेद जो 47 है वो किससे संबंधित है, पोषाहार और जीवन स्तर, इन दोनों को ऊंचा उठाने के लिए जो राज्य के कर्तव्य हैं उनसे रिलेटेड है। अब ये संभवतः आपको अच्छे से याद हो गया होगा, अगर एक दो बार रिवीजन करेंगे तो और अच्छे याद हो जाएगा और आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। सा से मतलब पोषाहार या जीवन स्तर, अनुच्छेद 47। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया है। अब दोस्तों कार्यपालिका, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपनी अपनी जगह संतुलन में है। तो यानी कह सकते हैं हम 50-50 है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। यानी कार्यपालिका अपना 50% कार्य करती है और जो 50% कार्य है वो करती है न्यायपालिका, यानी 50-50 है। तो कौन सा अनुच्छेद सही है इसमें, अनुच्छेद 50। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो वह हुआ है अनुच्छेद 50 के तहत। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि अनुच्छेद 50 में क्या है, पृथक्करण, यानी 50% का मतलब क्या होता है, आधा आधा बांटना। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हो गई। अंतिम प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि एवं किसी भी विवाद को मध्यस्थता के साथ सुलझाना यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। जब दोस्तों जब 50-50 हो गया तो वहां सीधी सी बात है, यहाँ शांति की बात हो रही है। तो उसके बाद जो 50 के बाद जो नंबर आएगा वो कब किसका आएगा, 51 का आएगा। तो दोस्तों जब बराबर अनुपात में बट गए, जब 50-50 हो गया तो उसके बाद क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय शांति होगी, मध्यस्थता होगी या समझौते होंगे। तो मध्यस्थता यानी जो विवादों की जो मध्यस्थता होगी उसके लिए, और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए, इनके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो वह है अनुच्छेद 51। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। दोस्तों आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो परीक्षा क्रम चैनल है ये आपका ही है, तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे जो और मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे भी हमें आप देख सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पेज को लाइक करें।